हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। तो स्वागत है आपका साइट स्मार्ट क्लासेस की यूट्यूब क्लास में। तो ये सारी जानकारी हम यूट्यूब पर दे रहे हैं, है ना। ऑफलाइन क्लासें भी चलती हैं। तो यहाँ पर आज बात करने जा रहे हैं एसएससी जीडी के बारे में। तो एसएससी जीडी के सिलेबस देखा जाए तो सभी जगह रन किए जा रहे हैं, काफ़ी यूट्यूब चैनल है वहाँ पर चलाए जा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे भी हम शुरू कर रहे हैं, कोशिश करेंगे कम से कम मेहनत में ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट मिले। तो पहले किसी भी काम को शुरू करने से पहले उसके बारे में जान लेना ज़रूरी है। बगैर सोचे समझे किया गया कार्य में, यानी अगर अपन कोई कार्य बगैर सोचे समझे करते हैं तो उसमें सफलता के चांसेस कम हो जाते हैं। तो मेरे हिसाब से सबसे पहले उसके बारे में जान लेना चाहिए, यानी कि थिंक बिफोर यू डन। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि एग्ज़ाम के बारे में, एसएससी जीडी के बारे में। तो एक्चुअली में इसमें होता क्या है कि कई प्रकार के जो बच्चे होते हैं, मतलब कई तरह के बच्चे होते हैं। किसी ने एग्ज़ाम ऐसे ही डाल दिया, कोई टारगेट नहीं है, और कुछ सीरियस होते हैं और कुछ सिंसियर होते हैं। तो जो बच्चे सिंसियर होते हैं सबसे पहले उसका जो विज्ञप्ति है उसके डिटेल से पढ़ते हैं कि इन कोई गलती ना हो। तो सबसे पहले अपन जान लेते हैं कि इसका क्या क्या डेट है। ये रिक्वायरमेंट गृह मंत्रालय के अंतर्गत होती हैं, ये केंद्रीय भर्ती होती है। इसमें कांस्टेबल की भर्ती कराई जाती है। और पहले क्या होता था कि ये जो है ना बीएसएफ है, सीआईएसएफ है या आईटीबीपी है, ये सारे डिपार्टमेंट अलग अलग एग्ज़ाम लेते थे। लेकिन अभी इसका कंबाइंड एग्ज़ाम कराया जाता है एसएससी के द्वारा, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा। तो यहाँ पर कांस्टेबल जीडी यानी कि जनरल ड्यूटी की वैकेंसी निकली हैं। और यहाँ पे डेट की बात करें तो इसकी जो डेट है, एप्लीकेशन 27 से शुरू हुए हैं और लास्ट डेट इसकी 30 नवंबर है। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप 15 या 16 से पहले फॉर्म भर दें। लेकिन फॉर्म को भरने से पहले अच्छे से जान लें कि इसमें ये डिपार्टमेंट हैं वो कौन कौन से हैं और किस डिपार्टमेंट में क्या क्या काम है। और ये भी देख सकते हैं कि कौन से डिपार्टमेंट में लिस्ट कट ऑफ कितना जाता है। ये आपकी जिम्मेदारी, आप उसको ढंग से देखें, है ना। तो डिपार्टमेंट के बारे में भी जानना ज़रूरी है कि पता चला कि तुमने फॉर्म ऐसे ही डाल दिया और पहुंच गए वहाँ पे, बाद में पता चला कि नहीं यार सीआईएसएफ में फॉर्म डालना चाहिए था, उसमें प्रेफरेंस देनी चाहिए थी। तो ये गलती ना करें यदि आप सिंसियर हैं। अगर ऐसे ही है तो डाल दो फॉर्म, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे डिपार्टमेंट है। इसमें जो डेट है वो याद रखने वाली ये है कि 30 तारीख लास्ट है, तो फॉर्म भर दें। और इसमें जो पे करने की डेट है वो 1 दिसंबर है। तो एग्ज़ाम डेट है ना, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ये जनवरी में होगा, आगे पीछे हो सकता है, टेंटेटिव डेट है। और एडमिट कार्ड एग्ज़ाम से पहले अवेलेबल हो जाएंगे। तो ये जानकारी हमें यहाँ से मिलती है। और इसमें जो एलिजिबिलिटी है वो है तुम्हारा 10th स्टैंडर्ड। और देखा जाए तो सिलेबस भी 10th स्टैंडर्ड का ही इसमें रहता है। तो 10th स्टैंडर्ड जिसने पास किया है या उसके समकक्ष कोई दूसरी चीज़ भी उसने की है तो वो इस फॉर्म को भर सकता है, वो एग्ज़ाम तो दे ही सकता है। तो सबसे पहले इसमें एग्ज़ाम कराया जाएगा और उसके बाद फिजिकल टेस्ट होगा और इस दोनों के आधार पर लिस्ट जारी की जाएगी। तब उसके बाद मेडिकल होगा, उसके बाद फाइनल सिलेक्शन होगा। तो इसमें फर्स्ट यानी पहले क्या होगा, एग्ज़ाम होगा। आगे देखते हैं अपन। अब बात करते हैं इसमें क्या, सिलेबस के बारे में। सफल होने के लिए सबसे पहले सिलेबस के बारे में जानना जरूरी है। कुछ लोग बगैर सोचे समझे तैयारी करने में बढ़ जाते हैं। वो ये भी नहीं सोचते कि कौन से विषय से हमें क्या नंबर, कितने नंबर ला सकते हैं, कौन से विषय को ज़्यादा पढ़ना है और कौन से विषय को कम पढ़ना है। तो यहाँ पे अपन देखते हैं हिंदी और इंग्लिश। तो ध्यान रखना, इसमें से आप या तो हिंदी ले सकते हो या इंग्लिश ले सकते हो। यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हो टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 25-25 करके 4 सब्जेक्ट रह गए हैं। जिसमें 25 नंबर का हिंदी है और 25 नंबर का एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है, यानी मैथमेटिक्स की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। जो दिनचर्या के जो काम है उनको तुम्हें आसानी से हल करना आना चाहिए। इसमें टॉपिक भी हैं, बहुत सारे टॉपिक हैं। अब तीसरा यहाँ पे है जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग। तो इसमें क्या क्वेश्चन बनते हैं बहुत सारे रीजनिंग पे, उसमें अलग अलग टॉपिक हैं और सभी एग्जामों के अलग अलग टॉपिक होते हैं। अभी अपन देखेंगे कि कौन कौन से इसमें टॉपिक हैं। और अगला पोर्शन है तुम्हारा जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस। तो एक्चुअली में देखा जाए तो ये जो पार्ट है इतना वाइड है कि इसको चाहकर भी तुम कंप्लीट नहीं कर सकते।
कोशिश कर सकते हैं कि 25 में से तुम 15 या 16 नंबर ले आते हैं, काफ़ी है। यहाँ पे मार्किंग करने के लिए 2 सब्जेक्ट मिलते हैं अपन को, क्या, मैथमेटिक्स और रीजनिंग, क्योंकि इनका सिलेबस फिक्स है। और हिंदी की बात करें तो ये भी है ना, अगर अपन पर्यायवाची की बात करें तो वो अनलिमिटेड है, वो तुम्हारा भाग्य है कि उसमें से तुम्हें क्वेश्चन फंसते हैं नहीं फंसते हैं। तो हिंदी का सिलेबस भी कैसा है, वाइड है, इसको भी कंप्लीट नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे मार्किंग के लिए 2 सब्जेक्ट बचते हैं और तीसरा होता है हिंदी, और जनरल अवेयरनेस है, इसको आप बिल्कुल छोड़ दो। मेरा मतलब छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि उस पर ध्यान सबसे कम देना है। तुम कितना भी मेहनत कर लोगे तो इसमें तुम ज़्यादा से ज़्यादा 20 ले आओगे, लेकिन उतनी मेहनत इधर कर लोगे तो तुम्हें ज़्यादा फायदा हो जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट प्रेफरेंस जाती है तुम्हारी रीजनिंग को, दूसरी मैथ को, और तीसरी हिंदी को, और चौथी जनरल नॉलेज को। अब जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस में देखें तो इसमें देखो, एक तरफ साइंस आ जाता है, एक तरफ जीएस के सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं, और एक तरफ समसामयिक घटनाएं आती हैं, इसको करंट अफेयर कहते हैं। तो यहाँ से करंट अफेयर से कम 7-8 क्वेश्चन बनते हैं, तो बच्चे कितने, 17-18, उसमें से तुम्हारे 7-8 क्वेश्चन साइंस के लिए ले लो, और फिर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी वगैरह वगैरह, कॉन्स्टिट्यूशन, इसके लिए एक एक नंबर डिवाइड होता है। तो ये कोई होशियारी नहीं है कि एक नंबर के लिए पूरी हिस्ट्री पढ़ो, अच्छा है कि वहाँ से कुछ ऑब्जेक्ट लगा लो और पहले से पढ़ा दो, वही अच्छा है। तो इस आने वाले, देखो जनवरी में एग्ज़ाम है, और ये क्या तुम्हारा नवंबर, और आज तुम्हारा 11-12 तारीख हो गया, तो तुम्हारे पास कुछ ही समय बचा है, यानी कि ले सकते हो तुम 1.5 से लेकर 2 महीने ले सकते हो। तो 1.5 से 2 महीने में तुम इन तीनों सब्जेक्टों पर कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे बात की जा रही है, संगठन यानी सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन में कांस्टेबल की भर्ती है। कांस्टेबल का मतलब होता है जनरल ड्यूटी, कांस्टेबल जनरल ड्यूटी। अब जनरल ड्यूटी से क्या मतलब है कि ये कई प्रकार के काम कर सकते हैं। तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, लेकिन पहले इसमें एग्जाम अलग अलग होता था, लेकिन अभी कंबाइन एग्जाम यहाँ पे हो रहा है। तो इस लिखित परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। तो इसमें चयन प्रक्रिया क्या होगी, तो चयन प्रक्रिया में जैसा कि मैंने बताया, पहले तुम्हारा शारीरिक मानक परीक्षण होगा। यहाँ पर शारीरिक मानक परीक्षण से मतलब है कि आपका पहले टेस्ट होगा, यानी कि तुम्हारा किसका एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, लिखित परीक्षा जिसे कहते हैं। तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, और उसके बाद आता है फिजिकल एफिशिएंसी। तो इसको कहते हैं फिजिकल क्या, फिजिकल एफिशिएंसी, यानी कि इसमें दौड़ वगैरह जो भी है ना, तो वो होगा। अब इन दोनों के आधार पर, मतलब अगर किसी ने फिजिकल पास कर लिया है तो वो मेरिट में आ जाएगा, और लिखित परीक्षा के आधार पर मेरिट बनेगी। तो उसके आधार पर तुम्हारे लिए क्या भेजे जाएंगे, कॉल लेटर, किसके लिए, मेडिकल के लिए। अब मेडिकल में जो पास हो जाते हैं उसके पास क्या होगा, फाइनल सिलेक्शन होगा। तो ये इसका पूरा प्रोसेस है, और इसकी पूरी जानकारी तुम ssc.nic.in पर देख सकते हैं। अब इसमें जो प्रश्न है, यहाँ पे एक लाइन यहाँ पे दिया हुआ है कि ऑनलाइन परीक्षा में सामान्य बुद्धिमत्ता एवं तर्क शक्ति, सामान्य ज्ञान, सामान्य जानकारी, प्रारंभिक गणित यानी कि एलिमेंट्री मैथमेटिक्स तथा हिंदी ऑब्लिक इंग्लिश, मतलब या तो आप हिंदी ले सकते हो या इंग्लिश ले सकते हो, से प्रश्न पूछे जाएंगे, और प्रश्न मैट्रिक स्तरीय होंगे। इस बात को ध्यान देना है, क्या होंगे, 10th स्टैंडर्ड से क्वेश्चन होंगे। जितने भी कंपटीशन है, कॉम्पिटिटिव वनडे एग्जाम है, उसमें तुम्हारा 10th स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स ही आता है। यहाँ पर देखो, पहले का जो फॉर्मेट है वो कितने का था, 20-20 क्वेश्चन का था, लेकिन अभी यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, तो पॉज करो, नोटिफिकेशन में इस जानकारी में देख पा रहे हैं, यहाँ पे पूर्णांक 100 के बजाय कितना कर दिया है, अभी लेटेस्ट 2022 में पूर्णांक कर दिया है कितने का, 80 का। देखो पूर्णांक 80 का हो, 100 का हो, 200 का हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो यहाँ पे 20-20 का पूर्णांक कर दिया है, और 20-20 नंबर के ये चारों पोर्शन आएंगे, और यहाँ पे समय मिलता है आपको 60 मिनट। क्वेश्चन हो रहे हैं कितने, 80, और समय हो रहे हैं 60 मिनट। तो अगर इसमें डिवाइड करें, पॉज करना, यदि हम यहाँ पे क्वेश्चन के टाइम लिमिट की बात करें तो यहाँ पे मिलती है अपन को कितनी, 60 मिनट।
60 मिनट का मतलब होता है 60 गुणा 60 यानी 3600 सेकंड। और 3600 सेकंड में यदि अपन 80 क्वेश्चन का डिवाइड करते हैं तो हमारे हिस्से में आती हैं कितनी 45 सेकंड्स। यानी कि एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का टाइम कितना है 45 सेकंड है। लेकिन होता क्या है कि गणित समय ज़्यादा खींचता है, तो तुम्हारा सॉल्व करने का तरीका क्या होना चाहिए। सॉल्व करने का तरीका देखो, हमें मैथ्स खासतौर से ज़्यादा बनता है, मैथ में रुचि ज़्यादा होती है, तो लोग आप मैथ पे बढ़ जाते हैं। यदि पार्ट वाइज तुम्हारा एग्जाम है, पार्ट वाइज यानी कि सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन दिए हैं, तो तुम कहाँ से शुरुआत कर सकते हो। शुरुआत कर सकते हो तुम सबसे पहले जीएस से। जीएस, उसके बाद हिंदी, उसके बाद सामान्य जीएस, उसके बाद हिंदी, उसके बाद रीजनिंग और उसके बाद गणित लेना है। क्यों लेना है, उसका कारण ये है कि दूसरे सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन होते हैं वो कम समय लेते हैं और गणित क्या करता है, समय मांगता है। यदि आप गणित में लगे रहोगे, पता चला कि वहाँ से 2 सेकंड के क्वेश्चन जो बनने थे वो छूट जाए। तो इसलिए सॉल्विंग ऑर्डर ऑफ द क्वेश्चन पेपर शुड बी दिस, फर्स्ट जीएस और उसके बाद जीएस में है ना ऑब्जेक्टिव टाइप ले सकते हैं, जीएस, उसके बाद हिंदी, उसके बाद रीजनिंग, उसके बाद मैथ। अगर ऐसा करते हैं तो आपको बहुत फायदा होगा। तो यहाँ पे अपन बात कर लेते हैं सिलेबस की। जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये पूरा सिलेबस क्या 10th स्टैंडर्ड से है। अब इसमें सामान्य बुद्धि और तर्क शक्ति, इस पर कई प्रकार के टॉपिक हैं, वो अपन डिटेल में बाद में चर्चा करेंगे, है ना। इसमें थोड़ा सा पढ़ सकते हो। इसमें तुम्हारी रीजनिंग या दिमाग की क्षमता को चेक किया जाता है और सामान्य ज्ञान एवं सामान्य जानकारी। तो यहाँ से एक बात समझने वाली है कि इस घटक के प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के आसपास के परिवेश की जानकारी की जांच करना है। यानी कि इस पोर्शन का सीधा उद्देश्य क्या है कि जो अभ्यर्थी है या जो कंपटीशन दे रहा है या जो व्यक्ति है, उसको आसपास की सामाजिक आर्थिक, है ना, सामाजिक आर्थिक भौगोलिक राजनीतिक यानी कि सामान्य जो परिवेश है उसकी जानकारी होना चाहिए। तो उस उद्देश्य से इस सिलेबस को रखा गया है। ऐसा नहीं है कि आप गहन हिस्ट्री पढ़ लो, नहीं, उसकी सामान्य जानकारी होनी चाहिए, हर चीज़ की, विज्ञान की भी जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ पे एक सामान्य जानकारी होनी चाहिए, यानी वो सजग होने चाहिए। दिन प्रतिदिन के अवलोकन से ऐसे मामलों का ज्ञान एवं उनके वैज्ञानिक पहलू संबंधी अनुभव की जांच करने हेतु हुए प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें टॉपिक भी हैं, इसमें तुम्हारा है ना संविधान, है ना, वैज्ञानिक अनुसंधान, राज्य व्यवस्था वगैरह वगैरह, ये सब्जेक्ट है। और सिलेबस का जो पीडीएफ है वो तुम्हें इसकी लिंक में इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप आराम से पढ़ सकते हो। तो प्रारंभिक गणित में बहुत सारे टॉपिक हैं, ये अपन अभी सिलेबस में तुम देख सकते हो, मतलब उस जो पीडीएफ है उसमें देख सकते हो। और यहाँ पे बात करते हैं हिंदी और अंग्रेजी की। तो बच्चों यहाँ से आप या तो हिंदी ले सकते हैं या इंग्लिश ले सकते हैं। यदि आपका हिंदी अच्छा है तो आप हिंदी ले सकते हैं, वरना इंग्लिश ले सकते हैं। लेकिन खास तौर से बच्चे यहाँ से हिंदी ही लेते हैं। और हिंदी में भी आप किसी भी विषय में भी देख लें कि चैप्टर कौन कौन से हैं और पुराने पेपरों के आधार पर रणनीति तैयार करें। मैं भी यहाँ पे कुछ ऐसा ही करने वाला हूँ कि मैं केवल एग्जैक्ट उसी टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे कराऊंगा टॉपिक वाइज, और एक साइड में हम पेपर को भी सॉल्व करेंगे, प्रीवियस पेपर आए हैं उसको भी अपन विस्तृत उसको समझेंगे। तो इस प्रकार हमारी रणनीति रहेगी। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं विषय सूची की। तो देखो यहाँ पे अपन बात कर लेते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस में जैसा कि अपन ने देखा 20-20 नंबर के यहाँ पे 4 पोर्शन होते हैं, और इसमें से एक पोर्शन है सामान्य जानकारी और सामान्य अध्ययन। क्या? सामान्य ज्ञान और सामान्य जानकारी, ये वाला पोर्शन है। तो देखो ये पोर्शन भी 20 नंबर का है, लेकिन इसी 20 नंबर में इंक्लूड क्या है तुम्हारा, ये वाला करंट अफेयर, ये भी इसमें इंक्लूड है। तो कहने का मतलब ये वाला पोर्शन बहुत ही बड़ा हो जाता है ना। तो इसको अपन ने बड़ी होशियारी से कम मेहनत में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेके आने, यानी कि फालतू की चीज़ों से बचना है। तो यहाँ पे बात करते हैं राष्ट्रीय घटनाएं, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, आर्थिक एवं वाणिज्य, खेल खिलाड़ी, बजट और आर्थिक समीक्षा। कोविड-19 से यहाँ पे 1-2 क्वेश्चन जरूर आएंगे, है ना, एक तो पक्का है। चर्चित व्यक्ति, पुरस्कार, सम्मान
और संयुक्त सैन्य अभ्यास से भी एक प्रश्न आना है। तो कुल मिलाकर यहाँ से भी तुम्हारा जीएस के पोर्शन में 4-5 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं, और इसमें विशेष रूप से आती है तुम्हारी संस्कृति वगैरह, वहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। और ये सिलेबस तो मुझे लगता है कि आपको सबको पता ही है, इसमें ये सारे टॉपिक हैं, और मैं यहाँ पर मैथ और रीजनिंग के सारे टॉपिक कराने वाला हूँ। और एक दूसरे सर हैं, अब वो हिंदी भी करा सकते हैं, नहीं है तो मैं भी करा सकता हूँ। ठीक है, जीएस के पोर्शन को अपन कोशिश करेंगे कि वहाँ पे जीएस के पोर्शन में केवल गाइडेंस देंगे कि भाई कहाँ से कितना क्या करना है, और करना तुम्हारा काम है। तो यहाँ पे ये सारे टॉपिक हम लाइन से कराने वाले हैं, जैसे कि तुम्हारा एनालॉगी है ना, समानता, सिमिलरिटी, डिफरेंसेस, ब्लड रिलेशन। देखो इस एसएससी जीडी का जो स्टैंडर्ड है ऐसा नहीं कुछ ज़्यादा होता है, ज़्यादा नहीं होता, नॉर्मल स्टैंडर्ड होता है, आराम से हम कर सकते हैं। क्रम व्यवस्था परीक्षण, और वैसे भी यदि कोई कुछ स्टूडेंट है यदि वो अच्छा करके आते हैं तो मुझे लगता है कि उनका फिजिकल इतना नहीं होता है ना, तो उससे डरने की ज़रूरत नहीं। तो आप सामान्य तरीके से सारे टॉपिक कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे टॉपिक, कोडिंग, डिकोडिंग वगैरह। यहाँ पे कुल मिलाकर रीजनिंग में कितने टॉपिक हैं? 21 टॉपिक हैं, और 21 टॉपिक में से अपन को ये भी देखना है कि वो कौन कौन से टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। तो उन टॉपिक को सबसे पहले अच्छे से करना है। और यहाँ अगला तुम्हारा सिलेबस है तुम्हारा जीएस में तुम्हें पता ही है, जैसे कि तुम्हारा हिस्ट्री और संस्कृति से यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी। अब एक तरफ इसी में आ जाता है तुम्हारा साइंस। तो साइंस में यहाँ पे क्या दे, साइंस इन अवर डेली लाइफ, यानी इसमें साइंस, वो साइंस पूछा जाता है तुम्हें चलते फिरते, खाते पीते या कहीं भी जाते समय जिस साइंस की ज़रूरत होती है वो साइंस यहाँ से पूछा जाता है ना। इसमें भी है ना तुम्हारा साइंस में भी क्या रख दिया, खेल रख दिए, स्पोर्ट्स भी यहाँ पे रख दिया है ना, और वैज्ञानिक अनुसंधान। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे गणित की। तो गणित में तो पता ही है सिलेबस तो लिमिटेड है, लेकिन क्वेश्चन कैसे होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं। जैसे नंबर सिस्टम है, ये भी बहुत बड़ा होता है। एलसीएम एचसीएफ का कॉन्सेप्ट अपन को समझना है। हमें केवल एक ही काम करना है कि जो पुराने पेपर आए हैं उनके आधार पर सभी प्रकार के क्वेश्चन लगा लेना है। तो इस सिलेबस को मैं इसी की लिंक में अटैच कर दूंगा, तो तुम वहाँ से देख सकते हो, ठीक है ना। और हिंदी में भी मैं कोशिश करूँगा कि ये सारी चीज़ें आपको कराऊँ, ठीक है। एक और जानकारी मैं देना चाहूँगा, यदि आप मुरैना ज़िले की सवड़ तहसील से बिलोंग करते हैं तो सवड़ में हमारा ऑफलाइन बैच चलता है, आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो, पर्सनल गाइडेंस वहाँ पे ले सकते हो, है ना। और दिए गए यहाँ पे जो फ़ोन नंबर दिया गया है ना, उस फ़ोन नंबर से भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो यदि आप ऑफलाइन बैच लेना चाहते हो, है ना, या ऑनलाइन लेना चाहते हो तो कांटेक्ट हमसे कर सकते हो। तो हिंदी में ज़्यादा सिलेबस नहीं है, नॉर्मल है तुम्हारा वर्ड, विचार, संज्ञा, है ना, वर्तनी, संधि, समास वगैरह, ये नॉर्मल सिलेबस है, तो ये हम आराम से कर सकते हैं। तो ये क्लास बस यहीं तक, इसमें हमारा उद्देश्य था एक सामान्य जानकारी देना, है ना। और इसके बाद बहुत सारी वीडियो आएंगे, है ना, लाइन से सारे टॉपिक हम कराने वाले हैं। तो मैथ का तो आज से शुरू कर देंगे, है ना, रीजनिंग का कल से शुरू कर देंगे, और हिंदी भी धीरे धीरे अपन यहाँ पे शुरू कर देंगे। तो इतनी जानकारी देनी थी। यदि आप है ना बिल्कुल अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, सारी चीज़ें कंप्लीट करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वहाँ पे एक बेल आइकन होता है उसको दबा दें, जिससे जैसा ही अपन नया वीडियो डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ पर हम नंबर सिस्टम के सारे क्वेश्चन कराने वाले हैं। कोशिश करेंगे थ्योरी कराने की, लेकिन तरीका ये रहेगा जैसे कि हमने नंबर सिस्टम के क्वेश्चन कराए, अब वहाँ पे क्वेश्चन आया तुम्हारा रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी से, तो रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी की सेपरेट वीडियो की लिंक उसी के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप उसका डिटेल देख सकते हो, वहाँ पे मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 अगर समझ में नहीं आ रहा तो उसका डिटेल पढ़ें, तो डिटेल के लिए आपको अलग से वीडियो की लिंक मिल जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।